नमस्कार दोस्तों, नवयुग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो जो पहली बार भाई लोग जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि नवयुग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में हम एक श्रृंखला शुरू कर चुके हैं, जिसके माध्यम से आरपीएससी के द्वारा 2025 में जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक जो भी पेपर कंडक्ट किए गए हैं आरपीएससी के द्वारा, उन पेपरों को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान और हिस्ट्री कल्चर के जो प्रश्न पत्र हैं वो जिस पेपरों में आए हैं उन पेपरों को अपन है वो एक वीडियो के माध्यम से पूर्व में है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें लगभग 90 प्रश्न को है वो डिस्कस कर चुके हैं। तथा उसी श्रेणी में ये दूसरा वीडियो है। जिस भाई लोगों ने जो पहला वीडियो नहीं देखा है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दी हुई है, जहाँ से पहला वीडियो देख सकते हैं। इसके माध्यम से है वो पहले वीडियो में डिस्कस करने के बाद में ये वीडियो आपके लिए आगामी एग्जाम जैसे आरएएस प्री, एसआई, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर वीडियो तथा जहां भी राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर का पोर्शन जहां भी आता है वहां ये वीडियो है वो आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं आपको, कैसे कि कुछ प्रश्न है वो आरपीएससी के द्वारा है वो सीधे हैं वो उठा लिए जाते हैं, हूबहू प्रश्न है वो रिपीट होते हैं, और कुछ प्रश्न है वो ऑप्शन से प्रश्न बना लिए जाते हैं वापस। तथा आप अपने अध्ययन सामग्री जो भी पढ़ रहे हैं उसका मतलब प्रामाणिकता कितनी है और आरपीएससी का जो नया पैटर्न है उसके माध्यम से ये है वो अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सामग्री जो पोथे अपन इकट्ठे कर रहे हैं उस पोथों में से जो आ भी रहे हैं क्वेश्चन या नहीं आ रहे हैं, तथा कुछ ऐसे फैक्ट उनके बारे में जहाँ से आरपीएससी प्रश्न उठा रही है वहाँ से आप वापस रिवीजन करते समय उन तथ्यों को बार बार रिवीजन कर सकते हैं, उन तथ्यों के बारे में समझ अपनी पूर्व धारणा बना सकते हैं, जिससे आपको है वो दूसरे विद्यार्थियों से है वो आपको रणनीतिक रूप से फायदा मिलने को मिलेगा, निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। तथा बिना देरी किए हुए हम है वो आगे शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम फर्स्ट ग्रेड में जो भी जैसे फर्स्ट ग्रेड में जीके जीएस के 5-6 पेपर आयोजित किए गए हैं, और तथा उसके बाद में हिस्ट्री सेकंड पेपर हुआ, उसमें से राजस्थान हिस्ट्री के 25 से 30 प्रश्न हैं वो मतलब आए थे। उन सब मिला के लगभग 90-92 प्रश्न का जो मैटर है वो अपन इस वीडियो के माध्यम से है वो डिस्कस करने का प्लान है। तो बिना देरी किए हुए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न आया है कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा की अग्नि वेदिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि अग्नि वेदिका पश्चिमी टीले पर मिली है, ठीक है। दूसरा, वेदिकाएं मिट्टी के ईंटों से बने चबूतरे पर प्राप्त हुई है, बिल्कुल। तीसरा है कि प्रत्येक अग्नि वेदिका त्रिभुजाकार अग्निकुंड है, और चौथा स्टेटमेंट दिया है कि अग्नि वेदिकाओं के पास कुआं या धार्मिक अनुष्ठान होने के संकेत देते। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि कालीबंगा 2 भागों में बटी हुई है। एक तो पश्चिमी भाग है और एक है पूर्वी भाग। पूर्वी भाग में जनसामान्य लोग रहते हैं, जनसामान्य लोगों के लिए है। पश्चिमी भाग राजा व पुरोहितों के लिए है। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो इसमें स्टेटमेंट दे रखा है कि अग्निवेदिका पश्चिम टीले, बिल्कुल। अग्निवेदिकाएं यज्ञ हवन सामान्यतः है वो राजा व पुरोहित रहते हैं वहां पर होते हैं। तो पहला तो है वो मतलब सही है स्टेटमेंट, उन्होंने सही नहीं पूछा है। दूसरा, वेदिकाएं मिट्टी व ईंटों से बने चबूतरे पर प्राप्त हुई, बिल्कुल। आज भी हम जहाँ भी अग्निकुंड है या जो यज्ञ के होते हैं वो एक सामान्यतः चबूतरा होता है, उसके चबूतरे को बीचों बीच में है वो अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होती है। तो ये भी दूसरा स्टेटमेंट भी है, सही है। तीसरे स्टेटमेंट के बारे में इन्होंने बताया है कि प्रत्येक अग्नि वेदिका में त्रिभुजाकार अग्निकुंड, ये है वो स्टेटमेंट गलत है। कहने का मतलब इस प्रश्न का उत्तर ये तीसरा होगा। अग्नि जो वेदिका है वो ऐसे सामान्यतः नहीं होती है। जहाँ भी अपन धार्मिक क्षेत्र में या धार्मिक जगह पर जाते हैं तो अग्नि वेदिका या तो सामान्यतः वर्गाकार होती है या गोलाकार होती है। तो इसका प्रश्न का उत्तर है वो ये होगा, प्रत्येक अग्नि वेदिका त्रिभुजाकार अग्निकुंड नहीं होगी, या तो वर्गाकार या तो ये गोलाकार होगी। चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अग्नि वेदिकाओं के पास कुआं धार्मिक अनुष्ठान होने के संकेत मिलते हैं, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार ये पहले प्रश्न का उत्तर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं। नवयुग एकेडमी के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, हमारे जहां पर विभिन्न तरह के कंटेंट शेयर किए जाते हैं। करंट के बारे में भी अच्छी जानकारी हम मतलब है उस जानकारी शेयर करते रहते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन के बारे में इन्होंने दे रखा है, अर्णोराज के बारे में है कि अर्णोराज के द्वारा मालवा के किस परमार शासक को परास्त कर उपरमाल के क्षेत्र को राज्य को मिलाया। सबसे पहले तो आपको उपरमाल पता होना चाहिए। उपरमाल है वो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के क्षेत्र को, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के, भैंसरोडगढ़
भैंसरोडगढ़ के बिजोलिया, आपने ज्योग्राफी में राजस्थान ज्योग्राफी निश्चित रूप से पढ़ा होगा। बिजोलिया के बीच के क्षेत्र को है वो उपरमाल कहा जाता है। अर्णोराज के द्वारा मालवा किस परमार, तो सबसे पहले तो इसका उत्तर होगा मतलब नरवर्मा, सिद्धराज, विक्रम सिंह, बल्लाल, इसका उत्तर है वो नरवर्मा होगा। तो ये दोस्तों है वो अर्णोराज द्वारा कुमारपाल चालुक्य को परास्त किया गया। कुमारपाल चालुक्य शासक था, उसके बारे में ये बातचीत हो रही है। और यदि आप है वो अर्णोराज के बारे में और भी अन्य तथ्यों के बारे में जानें तो अर्णोराज के द्वारा वेरी इंपॉर्टेंट आना सागर झील का निर्माण कराया गया। आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज के द्वारा, तथा अर्णोराज का धर्म पूछे तो शैव धर्म से संबंधित है अर्णोराज। तथा खरकतगच जो जैन है उनको ये इन्होंने भूमि अनुदान की, ये तथ्य भी इंपॉर्टेंट है। वापस अंगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है, आप ध्यान रखें। आना सागर झील का अर्णोराज द्वारा। और इन्होंने यदि राजा का नाम पूछे तो है वो नरवर्मा इसका आंसर होगा। लेकिन इन्होंने कुमारपाल चालुक्य को से परास्त हुआ अर्णोराज, लेकिन नरवर्मा को इन्होंने परास्त कर दिया था। तो ये नरवर्मा का पिता का नाम कुमारपाल चालुक्य था, तो इसका उत्तर तो ये होगा। और यदि दूसरे तरीके से प्रश्न पूछे किससे है वो अर्णोराज परास्त हुआ, तो नरवर्मा के पिताजी का नाम कुमारपाल चालुक्य था, उससे तो अर्णोराज परास्त हुआ, लेकिन उसके बेटे नरवर्मा को हरा दिया था तथा उपरमाल क्षेत्र है वो अजमेर के चौहान वंश में मिला दिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि रावत केसरी सिंह 1857 की क्रांति के दौरान किस संस्थान के ठिकानेदार। बिल्कुल, ये 1857 क्रांति के सबसे पहले तो कोठारिया के, सलूम्बर के, भिंडर के, खरवा के। बिल्कुल, कोठारिया के बारे में आप जानते होंगे, कोठारिया के जोत सिंह थे, कोठारिया के जोत सिंह थे। और उसके बाद में है वो भिंडर के बारे में बात करें तो भीम सिंह जी थे, यहाँ के भीम सिंह भिंडर के थे। और खरवा गोपाल सिंह खरवा, बिल्कुल गोपाल सिंह जी खरवा थे। तो निश्चित रूप से इसका आंसर सलूम्बर होगा। सलूम्बर वही उमराव, जो 16 ठिकाने थे मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने थे, उन्हें उमराव कहा जाता था। आप याद रखना, यहाँ से प्रश्न उठ सकता है। उमराव उसी में से प्रथम श्रेणी का ठिकाना में से सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेवाड़ सेना में सलूम्बर आता था। और मारवाड़ के कुछ ठिकाने उनके बारे में आप याद रख सकते हैं, जैसे आसोप के शिवनाथ सिंह का संबंध कहाँ से है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वापस शिवनाथ सिंह का संबंध आसोप से है। और उसके बाद विशन सिंह का संबंध है वो गूदर से है, ये भी आप याद रखें, पूछा जा सकता है। ये मारवाड़ के हैं, ये मारवाड़ के सामंत हैं, यहाँ से वापस है वो प्रश्न पूछा जा सकता है। और जगत सिंह तुलगिरी से है वो जगत सिंह संबंध है, तुलगिरी से जगत सिंह। और उसके बाद अजीत सिंह आलनियावास, इनके बारे में आप बिल्कुल जानते हो, तो निश्चित रूप से इसका आंसर है सलूम्बर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा अजमेर के सवनी अवज्ञ आंदोलन कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की। गोकुललाल असावा, मास्टर लक्ष्मी नारायण, चंद्रभान शर्मा, कृष्ण गोपाल गर्ग। ये बहुत ही कठिन स्तर का प्रश्न है, सबसे पहले सामने तो आपने नहीं सुना होगा। गोकुललाल असावा के बारे में सबसे पहले जाने तो ये राजस्थान संघ दूसरा चरण था जिसके सीएम रहे हैं। इनका संबंध शाहपुरा से था, आप जान सकते हैं, शाहपुरा से संबंध था। बिल्कुल, ये अजमेर क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो ये तो थे जुड़े हुए। मास्टर लक्ष्मी नारायण, बिल्कुल ये भी थे। और चंद्रभान शर्मा, ये भी अजमेर से जुड़े हुए थे। और कृष्णलाल ये भी गोपालगढ़। ये सवनी अवज्ञ वही आंदोलन है जो महात्मा गांधी द्वारा नमक छोड़ो आंदोलन जो 1930 में आयोजित किया गया, उसी समय अजमेर में ये आंदोलन में सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भाग निभाया था। तो इसका निश्चित रूप से आंसर ये हो जाएगा ABCD, चारों हैं वो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ये थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न है, सामान्यतः आपने अपने नोट्सों में, ये सामान्यतः बुकों में आपने नहीं देखा होगा, तो आप ये नोट्स में अपने एड ऑन कर सकते हैं। वापस यहाँ से एक के बारे में उठा के पूछा जा सकता है कि चंद्रभान शर्मा का किससे संबंध था, तो ये मतलब अजमेर से सारे सक्रिय कार्यकर्ता था, सवनी अवज्ञ 1930 के आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो उस व्यक्ति का नाम बताइए, प्रश्न है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने घायल महाराणा सांगा के खानवा युद्ध में सुरक्षित बसवा पहुंचा दिया था। बिल्कुल, ये 1527 खानवा के युद्ध के बारे में बातचीत हो रही है। आपको तथ्य याद होना चाहिए, जिसमें सांगा वर्षे बाबर के बीच में जो लड़ाई हुई है उसके बारे में बातचीत हो रही है। सबसे पहले तो है वो करमचंद, चंद्रभान चौहान, करमचंद, पृथ्वीराज, हसन खां मेवाती। बिल्कुल है वो करमचंद। तो करमचंद के पास तो आपको पता ही होगा कि जब रायमल के बेटे थे, उनके बीच संघर्ष चल रहा था, तो करमचंद के पास तो इन्होंने शरण ली थी राजा बनने से पहले, तो ये तो नहीं हो सकता। और उसके बाद में हसन खां मेवाती, बिल्कुल ये सेनापति थे और ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे।
वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो ये भी नहीं है। उसके बाद में तो दोस्तों इसका आंसर है वो तीसरा होगा पृथ्वीराज कछवा था। पृथ्वीराज कछवा था इनका पूरा नाम, तो इसका आंसर है पृथ्वीराज कछवा होगा। बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए, ये तथ्य वापस पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किले के केवल एक ही मार्ग प्रवेश किया जा सकता है। बिल्कुल ये बहुत ही अलग प्रकार। आरपीएससी वर्तमान में किलों के बारे में ऐसे प्रश्न उठा के पूछा जा रही हैं जो कि प्रचलित बुक्स है उनमें तो सामान्यतः इसके तथ्य भी नहीं मिल रहे हैं। जब तक आरपीएससी की ओरिजिनल आंसर की नहीं आती तब तक तो आंसर भी नहीं मिल रहे हैं। तो आप जान सकते हैं कुंभलगढ़ का किला, जूना किला, चित्तौड़गढ़ का किला, आमेर किला। तो कुंभलगढ़ का तो किला राणा कुंभा द्वारा निर्मित है, आप जान सकते हो ये कुंभा द्वारा निर्मित है। 8 घुड़सवार हैं वो, इसके बारे में कहा जाता है कि 8 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। और ऊपरी भाग कटारगढ़ कहलाता है, कटारगढ़ कहलाता है जो कुंभा का निजी आवास था। और उसके बाद में आप जानते हैं ये मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी के रूप में जाना जाता है। तथा अबुल फजल ने कहा कि भाई इतना ऊंचा है कि इसकी पगड़ी गिर सकती है। ये डायलॉग अबुल फजल ने इसी किले के बारे में, कुंभलगढ़। बिल्कुल। दूसरा किला जूना किला, ये बाड़मेर में है। जूना किला बाड़मेर पड़ता है, जहाँ वर्तमान में बाड़मेर शहर बसा हुआ है, वहीं पर जूना किला। चित्तौड़गढ़ किला मछली की आकृति में बना हुआ है, चित्तौड़ में स्थित है। बिल्कुल। आमेर किला जयपुर में स्थित है और जो कि मान सिंह के द्वारा निर्मित है। इस प्रश्न का उत्तर पहले तो लोग कुंभलगढ़ बता रहे थे, लेकिन आरपीएससी की फाइनल आंसर की मैं जूना किला बाड़मेर। जूनागढ़ का किला बीकानेर में, ध्यान रखें ये जूना किला बाड़मेर में है। इसका आंसर फाइनल आंसर की में आरपीएससी ने अभी नहीं आई है। प्रोविजनल आंसर की के अंदर आरपीएससी ने जूना किला माना है। बिल्कुल, केवल एक ही मार्ग है वो प्रवेश किया जाता है, जूना किला बाड़मेर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है कि महिलाओं के वस्त्रों में गीदड़ नृत्य करते वाले पुरुषों को किस नाम से जाना जाता है? गैरिये, बाजीगर, बाजिया, गणगौर। तो दोस्तों ऐसी बात है कि ये इसका आंसर है वो गणगौर होगा। ये है वो गीदड़ नृत्य। कहाँ किया जाता है? सबसे पहले तो आपको याद रखना है शेखावटी के बारे में। शेखावटी में गीदड़ नृत्य किया जाता है। और कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। कौन करता है? केवल पुरुष करता है, केवल पुरुष करता है गीदड़ नृत्य। और कब होता है? 15 दिन पूर्व होली से शुरू होता है और होली वाले दिन है वो इसकी अंतिम मतलब पूरा हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण इससे यहाँ से प्रश्न उठ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से एक तथ्य है। यहाँ से है कि कहानियाँ क्या होती है। कहानियाँ आप याद रख सकते हो, सेठ सेठानी की है, दूल्हा दुल्हन की कहानियाँ होती है। सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी तो इसमें थी कि भाई 3 तरह के प्रश्न सामने थे आज तक। यहाँ से प्रश्न यहाँ गीदड़ नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावटी से। एक तो ये पूछा जाता है और दूसरा ये पूछा जाता है कि महिला जो वस्त्र पहनते हैं उनको क्या कहते हैं? गणगौर। एक और इसकी टर्मिनोलॉजी नागरची। एक यहाँ से प्रश्न उठ सकता है नागरची। ये नागरची है वो क्या होता है कि इसमें नगाड़ा बजाता है, नगाड़ा बजाता है। उसका नागरची को किससे संबंध है? तो ये सामान्यतः पूछा जाता है नगाड़ा बजाते हैं गीदड़ नृत्य में, उसे क्या बोलते हैं? ये 3-4 तरह के स्टेटमेंट ये इसी में से बना के ये वापस दे सकते हैं। तो आप अपने नोट्सों में ये बहुत अच्छा तथ्य है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये है, वहाँ से हमने तथ्य उठाया है। नागरची है वो इसमें जो नगाड़ा बजाता है वो मेन होता है। इस मतलब पूरे जो भी ये पूरा महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण करेक्टर है वो नागरची होता है गीदड़ नृत्य में। तो बिल्कुल गीदड़ नृत्य के बारे में 2-3 फैक्ट आप याद रखें। शेखावटी में होता है, केवल पुरुष करते हैं, ये ध्यान रखें। होली के आसपास जितने भी नृत्य किए जाते हैं जिनमें सभी पुरुष ही करते हैं और होली से 15 दिन पूर्व। और नागरची है वो नगाड़ा बजाता है। और आगे बढ़ते हैं। नवयुग एकेडमी चैनल से, यूट्यूब चैनल से आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वापस सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें प्रारंभिक स्तर पर मोटिवेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में है कि 1946 में किसान की दयनीय स्थिति पर खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन किस राज्य के प्रजामंडल में आयोजित किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर। तो दोस्तों इसका आंसर है वो अलवर होगा। तो आप जानते होंगे मंगल सिंह का संबंध भी अलवर से है। मंगल सिंह राजा भी रहा है अलवर से, आप जानते होंगे मंगल सिंह राजा भी रहा है अलवर से। तो मंगल सिंह, खेड़ा मंगल सिंह और अलवर से हैं। तथा वही है वो ये मंगल सिंह वही मंगल सिंह है जो मत्स्य संघ, आप जानते होंगे मत्स्य संघ बना था। शोभाराम कुमार और प्रधानमंत्री थे, उनकी कैबिनेट में शामिल थे। बिल्कुल ये तथ्य वापस पूछा जा सकता है। शोभाराम की कैबिनेट में है वो ये शामिल थे मंगल सिंह। तथा मंगल सिंह सम्मेलन राज्य प्रजामंडल अलवर। बिल्कुल आंसर इसका यही होगा। आगे बढ़ते हैं। अलवर के राजा बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती का चित्रण किस चित्रकार ने किया? छोटेलाल और शालिग्राम, जमुनालाल और नंदराम, डालूराम और शिव कुमार, बलदेव और बक्साराम।
बिल्कुल जो भी ये छोटेलाल अलवर से संबंधित, शालिग्राम भी अलवर से संबंधित थे, और ये जमुनादास, नंदलाल, डालूराम, शिव कुमार, बलदेव, बक्साराम सारे के सारे अलवर से। बहुत ही कठिन स्तर का हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक से ये प्रश्न इन लोगों ने उठाया है। इसके माध्यम से इन्होंने है वो सभी अलवर से है, लेकिन इसका जो आंसर है वो एक छोटेलाल और शालिग्राम, इन लोगों ने है वो दुर्गा सप्तशती का चित्रण किया था बलवंत सिंह के राजा के समय, और इसका आंसर है वो छोटे और शालिग्राम होगा। बिल्कुल आप ऐसे तथ्य, बहुत ही बारीक स्तर का प्रश्न है, सारे चित्रकार अलवर से डाल दिए इन्होंने, और छोटे राव शालिग्राम ने है वो दुर्गा सप्तशती का चित्रण किया था। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि उस राजा का क्या नाम था जिसने हड़बू जी को आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर उपहार दिया था? राव जोधा, राव सातल, राव सूजा, राव मालदेव। तो दोस्तों आप जानते होंगे इसका आंसर है वो पहले तो हड़बू जी का आपको पता होगा, आरबीसी की 10वीं बोर्ड में किताब में लिखा हुआ हरबम जाल नामक स्थान पर रहते हैं। गायों की रक्षा, बैलगाड़ी पूजा की जाती है, आप जानते हुए जोधपुर से इनका संबंध है। और बेंगटी गांव, इन्होंने जोधा ने बेंगटी गांव है वो उपहार दिया था, वो भी याद रखें, ये तथ्य पूछा जा सकता है। राव जोधा को इन्होंने आशीर्वाद दिया, और राजा बनने का और राजा जोधा बनते ही इन्होंने बेंगटी गांव उपहार में दिया था। आगे बढ़ते हैं। तो स्कूल लेक्चरर में ये अपन ई ग्रुप जो कि पॉलिटिकल साइंस के साथ हुआ था, उनके 10 से 11 प्रश्न थे वो डिस्कस किए थे। आपने पेपरों का मतलब प्रश्नों का कठिन लेवल देखा होगा। निश्चित रूप से ये प्रश्न कठिन स्तर के थे, जो कि 40 परसेंटेज लाने में लोगों को दिक्कत आ रही थी। तो आप इन प्रश्नों को देखकर अनुमान लगा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, एकीकरण से प्रश्न इन्होंने पूछा है अगला, कि भाई राजस्थान के एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते किस राज्य ने यह कहा था कि वो राजा मृत्यु दस्तावेज डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं? कोटा, जयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा। बिल्कुल दोस्तों इसका आंसर है वो बांसवाड़ा होगा। आपको पता होगा ये बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा के राजा थे चंद्रवीर सिंह, उनके बारे में बातचीत हो रही है। और कोटा के बारे में आप एकीकरण के बारे में तथ्य जानते होंगे। कोटा के राजा का नाम भीम सिंह था, कोटा के राजा का नाम भीम सिंह। और ये कब जुड़े थे? दूसरे चरण में जुड़े थे राजस्थान के। दूसरे चरण को क्या बोलते हैं? राजस्थान संघ। और कब जुड़े थे? तो 25 मार्च 1948। जयपुर के राजा का नाम क्या था? मान सिंह था राजा का नाम। ये याद रखें तथ्य आप। और कब जुड़े थे? ये है वो वृहद राजस्थान हुआ था, वृहद राजस्थान। और कौन सा चरण था? चौथा चरण था। कब वृहद राजस्थान का आपको पता होगा, राजस्थान दिवस वाले दिन 30 मार्च 1949 को। और जोधपुर वृहद राजस्थान वाले में सेम में जोधपुर के राजा का क्या नाम था? हरवंश सिंह था, हरवंश सिंह था। ये भी चौथे चरण में जुड़े थे वृहद राजस्थान वाले सेम में, और 30 मार्च को। और बांसवाड़ा चंद्रवीर सिंह था, इन्होंने डायलॉग मारा था कि भाई डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। और इसके बारे में आप वो जान सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अहुआ की कुलदेवी सुगाली माता की प्रतिमा कितने सिर व हाथ थे? 1 सिर 2 हाथ, 1 सिर 8 हाथ, 10 सिर 54 हाथ, और है वो अगला 10 सिर, और उसके बाद है 20 सिर और 20 सिर वो 8 हाथ। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका आंसर है वो ये 10 सिर और 54 हाथ वाला आंसर होगा। 10 सिर और 54 हाथ जो काले संगमरमर की मूर्ति है, ये ध्यान रखें आप, काले संगमरमर की मूर्ति है। ये पूछा जा सकता है। आजकल बहुत ही बारीक स्तर के फैक्ट निकाले जा रहे हैं। काले स्तर की संगमरमर थी, और ये है वो सबसे पहले तो अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखी गई। अजमेर के राजपूताना वर्तमान में पाली जिले के बागड़ म्यूजियम में ये है वो मूर्ति रखी हुई है। आपको पता होगा सुगाली माता जो कि अहुआ के कुशाल सिंह वहाँ रखी हुई थी। अंग्रेजों ने युद्ध किए, और जो कि 8 सितंबर और 18 सितंबर को 1857 की चेलावास के युद्ध के बाद में, और उसके बाद में इस प्रतिमा को हटा लिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वो मंदिर से है। उदयपुर के जगदीश मंदिर के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बिल्कुल उदयपुर आप गए हुए, निश्चित रूप से सिटी पैलेस के राइट साइड की ओर ये जगदीश मंदिर बना हुआ है। बहुत ही प्यारा मंदिर है। इसके बारे में ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि सबसे पहला तो दिया है कि 1453 में बनवाया गया था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि विष्णु की 5 फीट ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा इसमें प्रतिष्ठित है। तीसरा इन्होंने दिया है ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। चौथा स्टेटमेंट दिया शिव, पार्वती, गणपति, सूर्य और छोटे मंदिर भी स्थित है।
दोस्तों इसका स्टेटमेंट बिल्कुल ये भी सही है। और एक गरुड़ की प्रतिमा सामने, गरुड़ की प्रतिमा भी है, ये भी ध्यान रखें आप। पूछा जा सकता है कि गरुड़ की प्रतिमा किस मंदिर के सामने लगी हुई है, बिल्कुल जगदीश मंदिर उदयपुर। उसके बाद ये पंचायतम, बिल्कुल ये पंचायतम, ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद विष्णु की 5 फीट काले पत्थर की प्रतिमा इसमें, बिल्कुल ये भी तथ्य है वो सही है। उसके बाद में है वो इन्होंने पूछा, यहाँ इन्होंने मिस्टेक की है, ये 1600, बिल्कुल देखो आप कितने बारीक स्तर का प्रश्न पूछा है। 1653 की जगह 1651 में ये मंदिर बना था। आप जानते होंगे इसे, है वो बहुत ही शानदार मंदिर है और जगत सिंह फर्स्ट ने बनाया था। जगत सिंह फर्स्ट ने बनाया था इस मंदिर को, जगत सिंह फर्स्ट, आप याद रखें, जगत सिंह फर्स्ट में बनाया था। और अर्जुन भाणा और मुकुंद, अर्जुन भाणा और मुकुंद, अर्जुन भाणा और मुकुंद इसके क्या है, कलाकार थे, वो बनाने में जो मतलब थे। और सपनों का मंदिर कहते हैं, सपनों का मंदिर कहते हैं, बिल्कुल याद रखें ये तथ्य। वापस प्रश्न पूछा, अर्जुन भाणा मुकुंद कहाँ से हैं, किसने निर्माण कराया, जगत सिंह सेकंड डाला जा सकता है। जगत सिंह सेकंड का संबंध आपको पता होगा, इन्होंने वो ओरडा सम्मेलन करवाया था। जगत सिंह फर्स्ट का संबंध इनसे है। उसके बाद में गरुड़ की प्रतिमा कहाँ है, सपनों का मंदिर किस नाम से जाना जाता है, ये वापस स्टेटमेंट निकाल। शिव पार्वती गणपति सूर्य छोटे मंदिर भी स्थित है, बिल्कुल बहुत अच्छे स्तर का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। भगवत पुराण परिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार से कृति है, नानाराम, उदय सिंह, बानाराम, राम सिंह। दोस्तों ये नानाराम के बारे में बातचीत हो रही है, उदयपुर से संबंधित है। राजा उदय सिंह, राजा उदय सिंह जो प्रताप के पिताजी थे, उदय सिंह के बारे में बातचीत हो रही है। उदय सिंह से। और मेवाड़ के और भी चित्रकार थे, उनके बारे में आप ध्यान रखें। एक तो नासिरुद्दीन थे। हिंदी ग्रंथ अकादमी में याद रखें, नासिरुद्दीन को निसारुद्दीन भी कहा हुआ है, नासिर भी कहा हुआ है। याद रखें, अलग अलग, आजकल ये फेमस नाम नहीं है, वो दूसरे स्तर के नाम है, वो पूछे जा रहे हैं। और रागमाला मतलब जगत सिंह के समय, आप जानते होंगे मेवाड़ में जगत सिंह के समय मेवाड़ चित्रकाल का स्वर्णकाल था। और नानाराम है वो भगवत पुराण परिजात अवतरण, और ये है वो नासिरुद्दीन के मतलब संबंधित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कमल के पुष्प छापे से बनी ओढ़नी किस नाम से जाना जाता है, पोमचा, पतंगा, लहरिया, चुंदड़ी। दोस्तों ये पोमचा के बारे में देखो, पहले वाली अपनी जो सीरीज है, फिर पुराना जो एक वीडियो अपलोड हुआ उसमें हमने पोमचा के बारे में बातचीत की थी। और इन 2 तरह के पोमचा के प्रश्न बनते हैं, एक तो वहां पूछ लिया, एक यहाँ पूछा इन लोगों ने। तो देखो 10वीं वाली किताब में ये लिखा हुआ है कि कमल फूल युक्त ओढ़नी, वापस पूछा जो ये देखो यहाँ से उन्होंने उठाया कमल पुष्प युक्त ओढ़नी, वहीं से ये एचटी लाइन उठाई है, तो पोमचा, इसका आंसर तो पोमचा होगा। उसके बाद में मातृपक्ष लाता है, ये याद रखें, वापस पूछा जा सकता है। और वो तो पुराने प्रश्न पूछा हुआ है। पीला है वो कब लाया, पीला है वो मतलब बेटे के समय पीला, और बेटी के समय गुलाबी मातृपक्ष को, और ये पोमचा लाया जाता है। और उसके बाद में वो ये आप याद रखें, ये जो लहरिया के बारे में है, लहरिया के बारे में उस किताब में एक और बहुत ही अच्छी लाइन दे रखी है, लहरिया विशेषकर श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है श्रावण मास से कौन सी, ये सेम स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है कि श्रावण मास में कौन सा ओढ़ा जाता है, तो लहरिया। उसके बारे में जो पचरंग है, एक लाइन वहां पे दे रखी है पचरंग के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइन आपको याद करनी चाहिए। पचरंग, एक मिनट, पचरंग के बारे में एक लाइन दे रखी है। पचरंग के बारे में कहा है कि मांगलिक अवसरों पर ओढ़े जाने वाला कौन सा है, जो कि मतलब है वो ओढ़नी कौन सी है, तो पचरंग। तो बिल्कुल ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, वापस यही स्टेटमेंट बिल्कुल कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप इसके बारे में याद रखें। और इसके बारे में आंसर है वो पोमचा होगा, मातृपक्ष की ओर से लाया जाता है। पीला बेटे के ऊपर, गुलाबी है वही पूर्व में बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, तो हम ध्यान रखें। उसके बाद में 84 खंभों की छतरी राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है, कोटा, अलवर, बूंदी, उदयपुर। तो दोस्तों इसके बारे में है वो, ये तो इसका आंसर तो बूंदी होगा, इसका आंसर तो क्या होगा, बूंदी होगा। बूंदी के बारे में भगवान शिव निर्माण है वो अनिरुद्ध की पुत्री, अनिरुद्ध राजा नाम था, राजा, एक मिनट, अनिरुद्ध के बारे में था। और उसके बाद में अलवर में आप जानते होंगे मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, अलवर में किसने बनवाई थी, तो विनय सिंह ने बनवाई थी, बिल्कुल याद रखें ये तथ्य, विनय सिंह ने बनवाई थी। महाभारत के भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं, ये प्रश्न पूछा हुआ है एक बार, महाभारत के भित्ति चित्र कौन सी छतरी पर मिलते हैं, तो मूसी महारानी की छतरी पे। कहाँ किसने करवाई, विनय सिंह ने करवाई। और कोटा में कौन सी छतरियाँ हैं, चार बाग की छतरियाँ कहाँ हैं, कोटा में। मूसी महारानी कहाँ है, अलवर में। बूंदी में किसकी है,
बूंदी में ये 84 खंभों की छतरी किसने बनवाई? अनिरुद्ध ने। उदयपुर में कौन सी छतरियां? आड़ की छतरियां, जहां राजाओं को दफनाया जाता था, आड़ की छतरियां। तो याद रखें, ये छतरियों से वापस प्रश्न पुटअप हो सकता है। अगला प्रश्न, सरदार पटेल ने अजमेर के किसके अंतर्गत किन 2 रियासतों का विलय निर्णय रद्द किया? किशनगढ़ और शाहपुर, मसूदा और खरवा, और सरदना और पीपलाज, गोयल और जुंडा। दोस्तों इसका आंसर है वो किशनगढ़ और शाहपुरा होगा। बिल्कुल किशनगढ़ और शाहपुरा होगा, जिसमें है वो सरदार पटेल ने है वो विलय रद्द कर दिया था। तो आगे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आहड़ की खोज, देखो आहड़ के बारे में वापस प्रश्न हुआ है। पिछले जो अपन सीरीज थी, पिछले वीडियो में बहुत सारे प्रश्न आहड़ के बारे में अपन डिस्कस किए, उसी श्रेणी में अगला प्रश्न है कि आहड़ की रतन चंद्र अग्रवाल 1954 में खोज की थी। बिल्कुल सही बात है, रतन चंद्र अग्रवाल। और भी आप अक्षय कीर्ति व्यास भी आहड़ से संबंध था। अक्षय कीर्ति व्यास, एच डी सांकलिया का भी आहड़ से संबंध था। एच डी सांकलिया का भी आहड़ से संबंध था। पहला स्टेटमेंट तो सही है। उसके बाद में ये ग्रामीण संस्कृति थी, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट है वो सही है। उसके बाद में तीसरा है कि घोड़े व हाथी से परिचित थे, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ चित्रित व धूसर मृदभांड का उपयोग, इनमें क्या सही नहीं है? ये होगा आंसर। दोस्तों इसके बारे में आंसर तो ये है कि यहाँ पर है वो यहाँ नहीं, लाल और काले मृदभांड मिले थे। लाल और काले मृदभांड मिले, और जिस पर सफेद डिजाइन है। ये मर्दभांडों से आजकल बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप याद रखें। वापस सीधा ऐसे स्टेटमेंट से नहीं, एक सीधा ये स्टेटमेंट से बनाया जा सकता है कि आड़ में किस प्रकार के चित्रित मर्दभांड मिले, लाल और क्या काले, लाल और पीले, और सफेद और काले, ऐसे बना के बनाया जा सकता है। आप याद रखें, लाल और काले हैं वो मर्दभांड मिले जिसमें सफेद रंग की डिजाइन की हुई है। तो इसका स्टेटमेंट ये सही होगा। ध्यान रखें, ग्रामीण सभ्यता थी, और हाथी और घोड़े से आड़ को ताम्र नगरी कहते हैं। आप याद रखें ये स्टेटमेंट, ताम्र नगरी आड़ को कहते हैं। ताम्र संचयी या ताम्र जननी कहते हैं गणेश्वर को, ये भी याद रखें। ताम्र नगरी तो किसे कहते हैं? आड़ को, और ताम्र जननी कहते हैं गणेश्वर को। और गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल से परिचित थे। किससे? गेहूं, ज्वार, बाजरा। बिल्कुल आपको ऐसा लग सकता है कि भाई उदयपुर में बाजरा कहाँ है, आप स्टेटमेंट काट सकते हैं दोबारा। तो ध्यान रखें, गेहूं, बाजरा, चावल से भी परिचित थे। बिल्कुल ये गेहूं, ज्वार, बाजरे से परिचित थे। लाल काले मर्दभांड मिले, सफेद रंग की डिजाइन थी। अक्षय कीर्ति व्यास, एच डी सांकलिया, रतन चंद्र अग्रवाल इसकी खोज की थी। ताम्र नगरी कहते हैं गणेश्वर को, ताम्र जननी कहते हैं। ध्यान रखें स्टेटमेंट, वापस प्रश्न पुटअप हो सकता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस ग्रंथ में प्रतिहारों को गुर्जर शब्द से संबोधित नहीं किया गया है? यश अस्तिलक चंपू, कुबलेनामा, वंश भास्कर, स्कंद पुराण। तो दोस्तों सर्वप्रथम अपन जानते होंगे ये संस्कृत ग्रंथ है, ये सबसे पहले वाला सोमदेव द्वारा लिखित है। किसका है? सोमदेव का, बिल्कुल सोमदेव का। कुबलेनामा आप जानते होंगे अद्योतन सूरी की है, बहुत बार आपने सुना होगा, ये तो अद्योतन सूरी की है। और इसमें क्या है? सबसे पहले तो 18 भाषाओं का उल्लेख है। ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, याद रखें 18 भाषाओं के बारे में, जिसमें एक मरु भाषा भी है। वंश भास्कर किसकी है? ये आप जानते होंगे, सूरीमल मिश्रण की पुस्तक है। और राम सिंह के दरबारी थे, बिल्कुल। और उसके बाद स्कंद पुराण, भगवान कार्तिकेय का पुराण है। भगवान कार्तिकेय, स्कंद, कार्तिकेय पर्यायवाची भी है स्कंद, ध्यान रखें। तो इसका आंसर है वंश भास्कर। 1857 की क्रांति के समय लिखी गई ये पुस्तक है सूर्यमल मिश्रण द्वारा। राम सिंह के समय दरबारी थे। इसका आंसर ये होगा। इसमें है गुर्जर प्रतिहारों का शब्द का उल्लेख नहीं है, बाकी इसी में इस पुस्तक में भी है, कुबलेनामा में भी है, और स्कंद पुराण में भी गुर्जर प्रतिहारों के बारे में संबोधित किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस मेवाड़ शासक विजय कटकातु की उपाधि धारण की? महाराणा प्रताप, अमर सिंह, जगत सिंह, महाराणा राज सिंह। बहुत ही प्रारंभिक स्तर का प्रश्न है, पहले कई बार ये आ चुका है। सबसे पहले तो इसका उत्तर तो होगा महाराणा राज सिंह। सबसे पहले प्रताप के बारे में बातचीत करते हैं। प्रताप का शासनकाल पूछा जा सकता है आगामी एग्जामों में। 1572 से आप जानते होंगे, 1572 से 97 तक, बिल्कुल। और मेवाड़ का केसरी हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल। अगला अमर सिंह, प्रताप के लड़के का नाम है। याद रखने योग्य बात है कि 5 फरवरी, कब? 5 फरवरी 1615 मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, बिल्कुल। उसमें अमर सिंह जी का योगदान था। अगला जगत सिंह आपने मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका। जगत सिंह 2 थे, जगत सिंह 1, जगत सिंह 2। जगत सिंह 1 तो क्या था? चीतेरों की ओवेरी बनाई थी, चित्रकाल का स्वर्ण काल मेवाड़ का, चीतेरों की ओवेरी। और जगत सिंह 2 क्या हुआ था? हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 17 सितंबर 1734। याद रखें, 17 जुलाई 1734, ध्यान रखें, सॉरी।
ओरडा सम्मेलन किसमें? जगत सिंह सेकंड के समय। चित्रो की ओवेरी जगत सिंह फर्स्ट। महाराणा राज सिंह, ये इसका आंसर होगा। अमर सिंह 5 फरवरी 1605 मुगल मेवाड़ संधि। महाराणा प्रताप का शासनकाल से प्रश्न पुट हो सकता है 1572 से 1597। राज सिंह के बारे में आप अन्य तथ्य याद रखें तो बिल्कुल ये हाइड्रोलिक रूलर इनकी उपाधि है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है वापस। क्या है? एक मिनट इसको अपन थोड़ा साफ कर लेते हैं। हाइड्रोलिक रूलर, राज सिंह की उपाधि हाइड्रोलिक रूलर के नाम से भी जाना जाता है। और चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया था। सबसे पहले तो औरंगजेब का साथ दिया, बाद में औरंगजेब से वो टीका दौड़, वो औरंगजेब चारूमती विवाद जो अजमेर वाला है, उसके बाद में औरंगजेब के विरुद्ध हो चुके थे। और इन्होंने मंदिर भी खूब सारे बनाए थे। श्रीनाथ जी का मंदिर सियाड़ में है, जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, और द्वारिकादास का मंदिर है, द्वारिकाधीश का मंदिर है, अम्बा माता का मंदिर है। ये सभी मंदिर हैं वो कहाँ, किसके? राज सिंह के समय। इनकी उपाधि ध्यान रखें, ये वापस इस उपाधि से प्रश्न पुट हो सकता है। श्रीनाथ जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, नीचे दिए कोड को सही उत्तर। सबसे पहले नीमूचना हत्याकांड, डाबी हत्याकांड, कांगड़ा हत्याकांड, कूदन हत्याकांड। सबसे पहले तो नीमूचना का आपको संबंध पता होगा, बिल्कुल। नीमूचना का संबंध किससे है? अलवर से, बिल्कुल आसान स्तर का है। डाबी हत्याकांड कहाँ से? बूंदी से। कांगड़ा हत्याकांड, ये कूदन हत्याकांड है वो आप जानते होंगे। कूदन हत्याकांड कहाँ से संबंध है? कूदन का है वो ये अपने ये सीकर से हो गया। कांगड़ा कहाँ से है? बीकानेर से। सबसे पहले नीमूचना के बारे में कुछ बताना। नीमूचना है वो कब हुआ था? 14/5, ये याद रखें आप। 14/5/1925 सज्जू सिंह ने फायरिंग कर दी। किसने की? सज्जू सिंह ने। कितने शहीद हुए थे? 156 किसान शहीद हो गए थे। उसके बाद डाबी हत्याकांड वेब ने फायरिंग कर दी। वहाँ सब सज्जू सिंह ने, यहाँ वेब ने फायरिंग कर दी थी। कितने? 4 शहीद हो गए थे किसान। कब हुआ था? तो ये 1935 में हुआ था, याद रखें। 1935 में धापी देवी के कहने पर 4 चेतराम, तुलसाराम, टिकूराम, आसाराम जी शहीद हो गए थे। डाबी हत्याकांड कब हुआ? डाबी हत्याकांड के बारे में याद रखें। डाबी हत्याकांड जो अपने अभी 2/4/1923 डाबी हत्याकांड है वो 2/4/1923 डाबी हत्याकांड हो गया था। उसके बाद कांगड़ा खारा किसान आंदोलन बीकानेर से संबंधित है, ये ध्यान रखें। कांगड़ा खारा किसान आंदोलन बीकानेर से संबंधित है। इनका संबंध चूरू से, ध्यान रखें, चूरू से है, बिल्कुल ये तथ्य याद रखें। वापस पूछा, डाबी हत्याकांड से देवीलाल, नानक जी भील और गुजर शहीद हो चुके थे। तो ये इनके तथ्य हैं, वापस याद रखें आप। अगला प्रश्न, ये अपने ई ग्रुप और डी ग्रुप के चर्चा की। 12 प्रश्न थे, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न थे। निश्चित रूप से 2 या 3 प्रश्न हैं वो सिंपल स्तर के थे, बाकी बहुत ही कठिन लेवल थे। अगला प्रश्न सी ग्रुप जो हुआ था उसके बारे में प्रश्न डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि निम्नलिखित में से किस शासक के काल में साहिबराम ने आदमकद चित्र बनाने की परंपरा है वो शुरुआत की? तो दोस्तों आप जानते होंगे, ये अपने पिछले जो सीरीज है उसमें डिस्कस किया था। आदमकद चित्र ईश्वर सिंह के समय, जयपुर ईश्वर सिंह। और उसके बाद में आप साहिब मतलब ये आदम का चित्र, साहिबराम का संबंध, साहबुद्दीन का संबंध वहाँ से है, साहिबराम का यहाँ से है। लालचंद उस्ता ये भी चित्रकार कहाँ से हैं? जयपुर से जुड़े हुए, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कांठल उत्सव का आयोजित कहाँ किया जाता है? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, प्रतापगढ़। दोस्तों इसका आंसर निश्चित रूप से प्रतापगढ़ होगा। प्रतापगढ़ के बारे में माई नदी का किनारा है, माई नदी जो ऐसे बहती है, तो प्रतापगढ़ नया जिला है वहाँ। और प्रतापगढ़ आपको ये एक अलग फैक्ट है, 26 जनवरी आपको पता होना चाहिए, 26 जनवरी है वो 2008 प्रतापगढ़ नया जिला बना था हमारा। और नया जिला बना था उसी 25 और 26 तारीख को। वर्तमान में कब मनाया जाता कांठल उत्सव? 25-26 जनवरी। ये वापस ऐसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मारवाड़ महोत्सव या और उत्सव डाल के वापस जो कि हमने पहले सीरीज में देखा था, एक प्रश्न आया हुआ था, वैसे आ सकता है। ये याद रखें जनवरी में होता है, क्योंकि 25 जनवरी 2008 को ये है वो अपने कांठल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वो देखो, ये जीवन के अंतिम पड़ाव से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सी रस्म मृत्यु के दुख से संबंधित नहीं है? सबसे पहले ढुकाव, दूसरा है बखेर, तीसरा है सातरवाड़ा, चौथा है आगेटा। दोस्तों आगेटा तो आधे रास्ते में, ये आगेटा है ना, इसके बाद में आधे रास्ते में अपन जो लाश ले जाते हैं या शव ले जाते हैं उसको आधे रास्ते में क्या है मतलब कंधा बदलते हैं, उसे आधा। सातरवाड़ा किसे बोलते हैं? जो अपने 12 दिन कार्यक्रम होता है, बाद में रिश्तेदार वगैरह बैठने आते हैं, तो उसे तो 12 दिन का जो कार्यक्रम चलता है बैठने के लिए आते हैं लोग, उसे सातरवाड़ा बोलते हैं। बखेर क्या है कि जो मतलब ले जाते हैं शव, उस समय बाजरी
या गेहूं या मतलब रुपए बैंकुटी वगैरह ले जाते हैं तो वो बखेरे जाते हैं, उसे बखेर बोलते हैं। और ढुकाव का संबंधित है वो डीजे से या मतलब विवाह से संबंधित है, ढुकाव नहीं होगा, इसका आंसर ढुकाव नहीं। बाकी आगेटा से भी है, बखेर से भी है सब। ये प्रश्न पहले एक बार पूछा हुआ है आज से 12 महीने पहले, उसमें केवल यही पूछा था कि बखेर का संबंध किससे है, लेकिन इन्होंने इसको थोड़ा कठिन लेवल बना के 3-4 फैक्ट डाल दिया। तो आप याद रखें, वापस पूछा जा सकता है कि सातरवाड़ा का संबंध किससे है, आगेटा का संबंध किससे है। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, पंडित देवी प्रसाद राज प्रशस्ति किस भाषा में अनुवाद किया। दोस्तों ये अपना प्रश्न है। राज प्रशस्ति मूल रूप से तो संस्कृत में थी। किस में थी? संस्कृत में थी, आप जानते होंगे। और मूल रूप से संस्कृत। रणछोड़ भट्ट किसने लिखी? रणछोड़ भट्ट तेलग ने लिखी। और राज सिंह के समय, अपन वही राज सिंह हाइड्रोलिक रूलर वाले अभी पढ़े थे, राज सिंह के समय की है और राजसमंद झील के पास में बनी हुई है। मुंशी देवी प्रसाद जी का संबंध है वो बीकानेर रियासत से था। कहाँ से था? बीकानेर, ध्यान रखें, बीकानेर रियासत से इनका संबंध था, बीकानेर से। तो ये क्या है कि ये मतलब बीकानेर में मुनैद नैन सिंह के बारे में तथा बीकानेर के बहुत सारे राजाओं के बारे में इन्होंने उपो दिया। हिंदी कानून, जोधपुर राज्य में हिंदी कानून भी मुंशी देवी प्रसाद। लेकिन ये उस समय है वो क्या है कि ये उर्दू में बहुत सारी ग्रंथ लिखते थे। किस भाषा में? उर्दू में। तो उर्दू में बहुत सारी, हिंदी भी लिखते थे लेकिन उर्दू में इनकी बहुत सारी पुस्तकें उर्दू में। तो इसका उत्तर है वो आंसर 4 उर्दू होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ख्याल का एक रूप है। ये जो है वो गायन के बारे में, जो संगीत की ख्याल गायिका है उसके बारे में बातचीत हो रही है। सबसे पहला है रसधारी, कहा, सांग, टप्पा। तो इसके बारे में नहीं है आंसर पूछा है, तो इसका आंसर है वो गा सा। संगीत की कोई ख्याल नहीं है। डप्पा भी होती है, सांग भी होती है, रसदारी भी होती है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न के बारे में सबसे पहले निम्न सूची 1 और सूची 2 के बारे में इन्होंने मिलान पूछा है। सबसे पहले तो आप ये याद रखें, गैटोर की शक्तियाँ, गैटोर जयपुर में है बिल्कुल। जग मंदिर कहाँ है? जग मंदिर है उदयपुर में है। सूरज की, उसके बाद नथमल की हवेली कहाँ है? नथमल की हवेली बूंदी में। उसके बाद में ये सूरज की छतरी कहाँ है? अजमेर में, ये याद रखें। और एक दूरज की छतरी, हाड़ा रानी की छतरी है वो बूंदी में, ये भी याद रखें। और सूरज की छतरी वो हाड़ा रानी की छतरी, सूरज की छतरी तो है ही, और हाड़ा रानी की छतरी कहाँ है? बूंदी में। ये भी पूछा जा सकता है, याद रखें ये तथ्य। तो इसका आंसर जो भी है, लेकिन ये मिलान दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, कालीबंगा के बारे में वापस प्रश्न पूछा है इन्होंने। कालीबंगा के घरों में जल निकासी व्यवस्था की नालियों का निर्माण निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता था? बिल्कुल ही आपको लग रहा होगा कठिन स्तर का है, लेकिन आप पत्थर काट दीजिए इसमें। पत्थर आपको पता ही है, उस समय खोज नहीं हुई थी। पत्थर नहीं है तो सी, ये कट जाएगा। उसके बाद में ये और ये, तो लकड़ी। और ये 10वीं बोर्ड की किताब से उठाया है इन लोगों ने। कहते हैं कि कालीबंगा में 5 स्तर की खुदाई हुई। कितने स्तर की खुदाई हुई? 5 स्तर की। और है वो 2 स्तर तो प्राक मतलब हड़प्पा से पहले के थे, वहां तो लकड़ी की थी। ये पूछा जा सकता है अलग, वापस पूछा जा सकता है कि लकड़ी की कब थी, प्राक में। और 3 स्तर की है वो हड़प्पा काल की है, वो तो हड़प्पा की पहले की है। हड़प्पा 3 में, इसमें है वो पक्की ईंटों की है, पक्की ईंटों की। तो याद रखें, प्राक हड़प्पा में तो किसकी है? लकड़ी की। और हड़प्पा में किसकी है? पक्की ईंटों की। तो इन दोनों का होगा, पक्की ईंटों और लकड़ी, ए और बी। इसका आंसर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, आड़ के बारे में पूछा है। कालीबंगा और आड़ वापस प्रश्न पूछ रहे हैं। आड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। आड़वासी खेती करते थे, बिल्कुल अपने जाना है। अभी पीछे ही प्रश्न में डिस्कस किया, गेहूं, चावल, बाजरा से परिचित थे। तो परिचित थे तभी तो ये कृषि वगैरह करते थे। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। आप देखो सीधे सीधे नहीं आए तो ऑप्शन से, या आप यदि ये ओल्ड PYQs पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट वापस यही प्रश्न है, घूम घूम के प्रश्न यही आ रहे हैं। आड़वासी कपड़ों की रंगाई छपाई से परिचित थे, बिल्कुल ये भी सही है। ए और बी दोनों सत्य हैं। और इस स्टेटमेंट के लिए आप राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब से ये प्रश्न इन लोगों ने उठाया। गेहूं, चावल, जो बाजरा से थे। और एक है वो 10वीं बोर्ड से इन्होंने उठाया, यहाँ से रंगाई छपाई में उन्नत होने का अनुमान है। तो ये भी स्टेटमेंट वहीं से उठाया। और एक स्टेटमेंट और है, अपन एक तथ्य याद रखें। विष्णु मैत्रे एक इतिहासकार हुए, विष्णु मैत्रे। उन्होंने कहा है कि जो आड़ में चावल मिले हैं वो बहुत ही उच्च क्वालिटी के चावल मिले हैं, उच्च लंबे वाले चावल मिले हैं, जो कि देहरादून में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? देहरादून में। तो ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है वापस। याद रखें, विष्णु मैत्रे नाम का एक इतिहासकार है, उन्होंने आड़ वासियों की चावल की तुलना कहाँ से की है? देहरादून से लंबे और उच्च कोटि के चावल मिले। ध्यान रखें, ये वापस पुटअप हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मंडोर के प्रतिहारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बिल्कुल आप इनको हाईलाइट करें जब भी आप प्रश्न अटेंड करें, उस समय आपको, ताकि एक आध प्रश्न में आपको हानि नहीं पहुंचाए।
इसमें ये इन्होंने पूछा है कि भाई हरिश्चंद्र रोही नदी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल घटियाला अभिलेख है, घटियाला अभिलेख जो कि गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी देता है, उसमें हरिश्चंद्र की उपाधि रोही लेती है। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। रज्जिल मंडोर की प्रतिहारों की वंशवाली है वो प्रारंभ होती है। तीसरा स्टेटमेंट नागभट्ट प्रथम मंडोर मेड़ता राजधानी लाया था। बिल्कुल तीसरा है। चौथा भोगभट्ट ने वल प्रदेश के शासक देवराज भाटी को है वो परास्त किया था। बिल्कुल रज्जिल वाला तो ये आंसर है, वो स्टेटमेंट है वो सही है। बिल्कुल रज्जिल ही है वो मंडोर से लाया था। और तीसरा ये पहला स्टेटमेंट है कि हरिश्चंद्र, ये भी सही है। और इसका आंसर है वो चौथा होगा। कौन सा? भोगभट्ट ने वल प्रदेश के शासक देवराज भाटी को परास्त किया था। ये नहीं है, भोगभट्ट नहीं है, याद रखें। इसका आंसर सिलूक होगा। क्या होगा? सिलूक। बहुत ही अच्छे स्तर का प्रश्न उठाया, वापस पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा देवराज भाटी को परास्त किया, ये अलग से एक प्रश्न बन सकता है। उसका आंसर सिलूक होगा, याद रखें। तो तीन तो स्टेटमेंट है वो सही है। सही नहीं पूछा है तो ये आंसर होगा। तीन स्टेटमेंट सही है। ध्यान रखें, देवराज भाटी ने कब्जा किया था, उसका राज चिन्ह छीन लिया था। ध्यान रखें, देवराज भाटी किसने? सिलूक ने कब्जा किया और है वो मतलब देवराज भाटी का राज तिलक है वो छीन लिया था। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कुमारपाल चालुक्य से नाडोल, चित्तौड़ व जालोर किस चौहान ने जीता था? बिल्कुल ये पहले प्रश्न आ चुका है, अपने डिस्कस किया पहले। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कुमारपाल चालुक्य से नाडोल, चित्तौड़ व जालोर को किस चौहान राजा ने जीता था? बिल्कुल अर्णोराज के बारे में अपन जानते हैं कि आना सागर झील का निर्माण करवाया। अजय राज ने के बारे में क्या उपलब्धि है? तो एक तो अजमेर स्थापना की, ये याद रखें आप, अजमेर की स्थापना। एक आरबीएससी बोर्ड में इनकी एक उपाधि है कि अजय प्रिय प्रारंभ एक उपाधि है, याद रखें। ये इस प्रश्न से वापस आ सकता है। और विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज तृतीय तो ऐसा कोई उपलब्धि है नहीं। विग्रहराज चतुर्थ, इसका आंसर विग्रहराज चतुर्थ होगा। दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के बारे में जानते हैं। कुमारपाल चालुक्य को हराया विग्रहराज चतुर्थ ने। और तोमरों, बिल्कुल विग्रहराज चतुर्थ ने क्या है? दिल्ली के तोमरों को हराकर दिल्ली पर पहली बार कब्जा करने वाला चौहान शासक, महान वो चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसके बारे में आरपीएससी ने बहुत सारे प्रश्न इस साल है वो पुटअप किए हैं। तो विग्रहराज चतुर्थ है वो इसका आंसर होगा, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न 90 नंबर, महाराणा सांगा ने बयाना किले के दुर्ग बाबर के निम्न किस गवर्नर से जीता? मीर बाकी, मुस्तफा, बैरम खान, मेहंदी ख्वाजा। तो दोस्तों इसका आंसर तो है वो मेहंदी ख्वाजा हो गए। ये बात बयाना का युद्ध है वो कब हुआ? तो फरवरी 1527, आप जानते होंगे। 1527 में उस समय बयाना का गवर्नर मेहंदी ख्वाजा थे। इस समय बाबर का सेनापति कौन था? ये याद रखें, सुल्तान मिर्जा। ये पूछ लिया है तो वापस ये पूछ सकते हैं, कौन थे? सुल्तान मिर्जा बाबर का सेनापति। और किला किसके? मेहंदी ख्वाजा के पास में था। और बहुत ही आसान स्तर का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि राणा अमीर ने चित्तौड़गढ़ पर निम्न में से किस सुल्तान के शासनकाल पर अधिकार किया था? अलाउद्दीन खिलजी, कैकूबाद, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो दोस्तों इसके बारे में उत्तर नंबर 3 होगा, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। राणा हमीर सिसोदा ठिकाने से थे और चित्तौड़ पर अधिकार आपको पता ही होगा मालदेव सोनगरा के पुत्र बनवीर ने कर लिया था। पहले मालदेव सोनगरा, अलाउद्दीन के बाद मालदेव सोनगरा के बाद किसने किया? बनवीर ने कर लिया था। उसके बाद में आपको पता होगा कि 1303 में पहले रतन सिंह का पतन हो चुका था, उस समय वो साका हो चुका था। उसके बाद में मेवा इसमें बनवीर मतलब है वो किसको? अमीर को। आपको अमीर के बारे में कुछ उपलब्धियां हैं। अमीर को है वो मेवाड़ का उद्धारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्धारक बोलते हैं, उद्धारक। विषम घाटी का पंचानन, अमीर की उपलब्धि क्या है? विषम घाटी की पंचानन। बिल्कुल याद रखें। ये सिंगोली का युद्ध में बनवीर को हराया था। कौन से युद्ध में हराया था? सिंगोली का युद्ध में। ये याद रखें, वापस पूछा जा सकता है। सिंगोली के युद्ध में सिंगोली के युद्ध में एमबीटी को हराया था। आपको याद रहे किसमें? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। किसने? अमीर ने। तो देख दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सा सिवाना के राव चंद्रसेन के विरुद्ध मुगल अभियान में सम्मिलित नहीं था? किशोरदास, राय सिंह, जगत दास और कल्ला। तो दोस्तों आपको पता होगा 1570 में नागौर दरबार अकबर ने आयोजित करवाया था, जिसमें है वो मारवाड़ के राजाओं को मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाई जा रही थी, जिसमें चंद्रसेन भी सम्मिलित हुआ था। वह मोटा राजा उदय सिंह की और चंद्रसेन का प्रभाव देखते हुए चंद्रसेन वहां से भादराजून चला गया था। कहाँ चला गया था? भादराजून चला गया था।
और उसके बाद में सिवाना चला गया। भादरा जून के बाद में कहाँ चला गया? सिवाना चला गया था। उसके बाद में चंद्रसेन के सहयोगी थे सोजत के कल्ला, कहाँ के थे? ये याद रखें, वापस पूछा जा सकता है। कल्ला कहाँ के थे? कल्ला कहाँ थे? कल्ला है वो सोजत के थे, बिल्कुल सोजत ठिकाने के कल्ला थे, वो हैं, वो इनके विरुद्ध नहीं थे, सम्मिलित नहीं थे। बाकी सभी हैं वो इसके मतलब थे सम्मिलित नहीं थे। पूछा तो इसका आंसर क्या होगा? कल्ला। अगले और आप याद रख सकते हैं, एक मुझे याद आ गए हैं कुछ तथ्य, तो आप याद रखें कि सूजा चंद्रसेन के सहयोगी कौन थे? ये एक बार पूछा शायद आरपी सिंह। सूजा थे, देवीदास थे, कौन थे? सूजा, देवीदास, रावत, सुखराज, ये चंद्रसेन के सहयोगी थे। तो ऐसे एक स्टेटमेंट दे के कौन थे, 2-3 स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। सूजा, देवीदास, रावत, सुखराज का मतलब है वो चंद्रसेन के सहयोगी थे। एक तो ये सोजत के कल्ला थे ही, तो याद रखें इनके बारे में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न राज सिंह के बारे में, ये वापस राज सिंह के बारे में प्रश्न आया है। महाराणा राज सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन। बिल्कुल सही पूछा है इन्होंने। औरंगजेब की ताजपोशी पर राज सिंह ने उपहार भेजे थे, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। उत्तराधिकारी संघर्ष में पहले तो इन्होंने आरबीएससी की 10वीं बोर्ड की किताब में ये तथ्य लिख रखे हैं कि इन्होंने किसी का साथ नहीं दिया सबसे पहले, और फिर टीका दौड़ हुई, और उसके बाद में इनको लगा कि भाई औरंगजेब जीत रहा है, तो औरंगजेब के साथ दिया और औरंगजेब को उपहार भेजे, और बिल्कुल फिर है वो औरंगजेब के सहयोगी बन गए थे ये। और उसके बाद में टीका दौड़ हुई थी, तो टीका दौड़ में और सिसोदिया गठबंधन, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन आप जानते होंगे, सिसोदिया गठबंधन, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन है, टीका दौड़ है, चारूमती का विवाद, चारूमती का जो विवाद है, और ये 2-3 तरह के डिस्प्यूट हो गए। और उसके बाद में है वो जजिया कर, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाया जा रहा था, उनके विरोध में है वो राज सिंह है वो उनके औरंगजेब के विरुद्ध हो गए थे, और उसके बाद में उनसे संघर्ष शुरू हो चुके थे। उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि औरंगजेब ने डूंगरपुर राज सिंह को लौटा दिया था। बिल्कुल एक बार कहा जाता है जब औरंगजेब राजा बना, इन्होंने उपहार भेजे, तो डूंगरपुर हो और भी रियासतें दी थी, बदनौर हो, डूंगरपुर हो और मांडलगढ़ हो। कौन सी? डूंगरपुर, मांडलगढ़ और बांसवाड़ा है। तो ये याद रखें, वापस पूछा जाता कौन सी रियासतें दी, तो बदनौर, मांडलगढ़, बांसवाड़ा, और उपहार भी भेजे थे। सबसे पहले तो सहयोगी थे, बाद में विवाद हो गए थे, विवाद के कारण आपको मैंने बता दिए हैं, याद रखें। और एक ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट, आजकल बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि भाई राज सिंह का शासनकाल है वो 1652 से 1680 तक शासनकाल याद रखें आप लोग, यहाँ से स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। बिल्कुल राज सिंह के बारे में देखा हुआ आपने, मेवाड़ से राज सिंह, मारवाड़ से चंद्रसेन और मालदेव के बारे में प्रश्न पुटअप हो रहे हैं। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शासक राणा पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे को गिरफ्तार, निम्न किस राज्य के शासक? पृथ्वी सिंह। बिल्कुल पहले तो ये पूछा था किस शासक, ये पहले प्रश्न पूछा जाता था, खूब बार पूछा हुआ है, झालवाड़ा पूछा जाता था। उसके बाद में अगला प्रश्न, इन्होंने झालवाड़ा ही उत्तर होगा वैसे इसका, तो कि 1858 में, कब? 1858 में तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आया। कितनी बार? 2 बार राजस्थान आया। सबसे पहले तो है वो 2 बार राजस्थान आया, भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से आया था। और पृथ्वी सिंह की जो पृथ्वी सिंह राजा कहाँ का? झालवाड़ा। उसने सेना भेजी थी, लेकिन एक पलायता नामक स्थान पर सेना भेजी, जिसमें गोपाल पलटन, कौन सी पलटन? 1 मिनट याद रखें, गोपाल पलटन छोड़कर बाकी सेना ने लड़ने से मना किया, ये सेना लड़ी थी। उसके बाद में इन्होंने झालवाड़ा पर कब्जा कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि 5 लाख रुपए, कितना? 5 लाख रुपए लिए झालवाड़ा के शासक से। उसके बाद में बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को पराजित किया। जैसलमेर को छोड़कर वो तात्या टोपे सभी रियासतों पर गए, और सरदार सिंह से 5 घुड़सवारों की सहायता ली। बिल्कुल, और ये तात्या टोपे के बारे में याद रखें, 2 बार आए थे, 1858 में आए थे, 5 लाख रुपए की सहायता ली। तो कहाँ के थे? झालवाड़ा के। ये स्टेटमेंट याद रखें आप। और इन्होंने ये भी याद रखें, आप में इसमें स्टेटमेंट दे रखा है कि बांसवाड़ा को भी इन्होंने क्या है, कब्जा कर लिया था बांसवाड़ा राज्य पर भी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम अजमेर द्वारा राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? मुंबई अधिवेशन 1985, इलाहाबाद अधिवेशन 1888, मद्रास अधिवेशन 1787, कलकत्ता अधिवेशन 1886। तो दोस्तों ये लाइन है वो राजस्थान बोर्ड की कक्षा 9th, कौन सी? क्लास 9। आपको मैं स्रोत इसलिए बता रहा हूं ताकि आप पढ़ें वापस, उन तथ्यों को अपने नोट्सों में ऐड ऑन करें, ताकि आप आपको फायदा देखने को मिले इस वीडियो के माध्यम से कि कहाँ से प्रश्न पुटअप किए जा रहे हैं इन लोगों के द्वारा। पुस्तक संख्या पेज में 48 पेज से ये स्टेटमेंट की 1857 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, तो ये याद रखें कौन कौन गए थे, वापस पूछा जा सकता है। गोपीनाथ माथुर
बिल्कुल गोपीनाथ माथुर। और किशनलाल और हरविलास शारदा, किशनलाल हरविलास शारदा। उसके बाद में ये प्रतिनिधि बनकर गए थे, ये वापस पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि ये प्रतिनिधि बनकर कौन गए थे इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में अजमेर का। तो गोपीलाल, किशनलाल, हरविलास शारदा। ध्यान रखें ये तीनों ही फैक्ट है, यही दे रखे हैं। तो यहाँ से प्रश्न मुझे लगता है कि संभावित प्रश्न यहाँ से बनेगा। ये कौन थे? तो ये तीनों थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में बलिदानियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जोधपुर के बाल मुकुंद बिसा की शहादत, बीकानेर के बीरबल की शहादत, जैसलमेर के सागरमल गोपा की शहादत। सबसे पहले तो आप याद रखें कि बाल मुकुंद बिसा 1942, ये तो आपको पता होगा 1942 से था। उसके बाद में बीरबल की शहादत, बीरबल रायसिंह नगर की घटना 1 जुलाई 1946, आपको पता होगा। उसके बाद में ये सागरमल गोपा 1946। आपको तारीखें भी याद करनी होगी, इस प्रश्न से आपको ये संभावित तारीखों के बारे में पता चला होगा। दोनों 1946 है, तभी आंसर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। सबसे पहले 1942 तो ए आ जाएगा पहले, तो ये कहने का मतलब ये तो आंसर गलत, ये भी गलत होगा, ए हो जाएगा ये। और उसके बाद में आपको तारीख होगी तभी ये आंसर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पे ये बीकानेर है, बी आ जाएगा, ए के बाद में बी और सी, ये पहले प्रश्न हो जाएगा। बहुत अच्छा इस तरह का प्रश्न वापस यहाँ से पुटअप हो सकता है, ध्यान रखें। और उसके बाद में सागर मतलब दिक्कत है 1946, दोनों डेट का पता होना चाहिए आपको। और सागरमल गोपा के बारे में आप याद रखें कि जवाहर सिंह वहाँ का राजा था। कौन था? जवाहर सिंह राजा था, और तेल छिड़क कर इनको मार दिया था, केरोसिन, आपको पता होगा। अगला स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर, उपरमाल का डंको नामक समाचार पत्र का संपादन नागरची नाम से कौन करता था? बहुत ही अच्छे प्रकार का प्रश्न, जब तक आरपीसी ने आंसर नहीं बताया तब तक किसी को नहीं पता था। इस है वो आपके आरपीसी के तथ्यों के बारे में आप जान सकते। साधु सीताराम, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, मुन्नाजी पटेल। आप भी अधिकतर सोच रहे होंगे कि उपरमाल का डंका विजय सिंह पथिक द्वारा निकाला जाता, तो निश्चित रूप से विजय सिंह पथिक के आंसर होगा। नहीं, आरपीएससी ने इसका आंसर साधु सीताराम माना है, लेकिन और ऑथेंटिक बुक में भी साधु सीताराम दे रखा है। तो दोस्तों उसके बाद में उपरमाल डंकों के बारे में विजय सिंह पथिक निकाला करते थे। और पथिक जी राजस्थान के केसरी, पथिक जी बहुत सारे अखबार निकालते थे, राजस्थान केसरी, उसके बाद नवीन राजस्थान, उसके बाद में और कुछ ये तो आप पढ़ते ही हो। और मैं कुछ तथ्य बता रहा हूं आपको। राजस्थान, एक है राजस्थान संदेश और एक है नव संदेश। ये किसके हैं? विजय सिंह पथिक के। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, एक तरुण राजस्थान, राजस्थान संदेश, नव संदेश, ये किसके हैं? विजय सिंह पथिक के। उपरमाल डंको भी विजय सिंह पथिक निकालते, लेकिन इसमें नागरची नाम से कौन करता था? वो साधु सीताराम जी करते। एक और तथ्य मैंने पढ़ा था, हिंदी ग्रंथ अकादमी की, वहां दे रखा है, एक दे रखा है कि भाई जो ये विजय सिंह पथिक लिखते थे तो मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान 30-40 किलोमीटर घूम घूम के लोगों को क्रांतिकारियों या इस किसान आंदोलन के बारे में बताना होता था। तो एक तुलसी भील नाम का एक लड़का था, वो रोज 30-40 किलोमीटर विजय सिंह पथिक हाथ से लिख कर लेटर देते थे। और ये तुलसी भील है वो लोगों में बांट के संदेशवाहक का काम करते थे। तो बिल्कुल ध्यान रखें, यहां से प्रश्न उठ सकता है वापस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न राजस्थान एकीकरण के बारे में है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। राजस्थान के एकीकरण के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। 1950 में सिरोही राज्य के 2 भागों में विभाजन कर दिया। 1950 में सिरोही राज्य के आबू रोड और देलवाड़ा तहसील मुंबई प्रांत में मिला दी। तो दोस्तों आप जानते होंगे सिरोही का एकीकरण 2 चरणों में हुआ है। बिल्कुल आप जानते होंगे, आरएस मुख्य परीक्षा में भी सिरोही के एकीकरण से प्रश्न पूछा हुआ है 2021 या 2018 में, शायद तक मुझे याद आ रहा है। दो चरणों में। सबसे पहले तो वल्लभ भाई पटेल ने सिरोही और आबू देलवाड़ा है वो मतलब आबू देलवाड़ा के गुणदब्बे गांव है वो क्या किए, इन्होंने बॉम्बे में मिला दिए। आबू देलवाड़ा टूरिज्म थे और वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि है वो सिरोही है वो गुजरात में रहे, इसलिए। और उसके बाद में दूसरे जो आथल गांव गोकुल भाई भट्ट का था वो राजस्थान मिला दिया। तो ये पहले तो वल्लभ भाई पटेल तथा गुणदब्बे गांव बॉम्बे तथा सिरोही में मिला दिए गए। उसके बाद में उसमें आथल गांव था गोकुल भाई भट्ट का, जो कि पहला चरण है वो 26 जनवरी 1950 में हुआ था, आपको पता होगा। उसके बाद में दूसरा स्टेट ये तो हो चुका है 26 जनवरी 1950। उसके बाद में आपको पता है फजल अली आयोग बना है। कौन सा? फजल अली आयोग। फजल और राजस्थान वाले हैं वो बोला कि हम मुंबई प्रांत से हमारी कोई जुड़ाव नहीं है भौगोलिक रूप से कहें या सांस्कृतिक रूप से। उसके बाद में फजल अली आयोग 1 नवंबर 1956, आपको पता होगा 1956
तो वहां से वापस है वो अबू देलवाड़ा, ये वापस गांव है वो क्या क्या कर दिए, वापस राजस्थान में मिला दिए गए। तो इसकी स्टेटमेंट दोनों सही है। तो याद रखें, वापस ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई ऐसी कौन सी रियासत थी जिसका 2 चरणों में विलय हुआ, तो सिरोही रियासत उसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दे रखा है माताओं, एक साइड तो राजवंश है, एक तरफ है वो कुल देवियों के बारे में इन्होंने प्रश्न दिया है। सबसे पहले चौहानों की आपको पता होगा, आशापुरा माता। उसके बाद में तंवरों की कौन सी है, चिल्लाए माता, तंवरों की चिल्लाए माता। उसके बाद में है वो सोलंकियों, कौन थी, सोलंकियों की खीमज माता। और दैयों की कौन सी होगी, केवाय माता। तो ध्यान रखें, वापस प्रश्न 1 के बारे में पूछा जा सकता है। तंवरों के बारे में चिल्लाए माता, ये याद रखें, आपको शायद याद नहीं होगा। केवाय माता जो नागौर वाली 2.5 प्याले की शराब चढ़ाई जाती है, वही है। आंसर 2 भी है, मिला लेना आप लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस दुर्ग में नवलबान नामक तोप अवस्थित है? शाहबाद, कुंभलगढ़, मांडलगढ़, घाघरों। दोस्तों इसका आंसर है वो आप जानते होंगे, आंसर नंबर है वो 1, शाहबाद का किला। शाहबाद के किले के बारे में ऐसा माना जाता है कि मुकुटमणि देव चौहान, किसने निर्माण करवाया, ये पूछा जा सकता है। मुकुटमणि, नाम भी अच्छे प्रकार का है, मुकुटमणि चौहान, बिल्कुल मुकुटमणि चौहान। कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी ने मतलब यहाँ से गुजर रहा था। कौन से, शेरशाह सूरी आप जानते होंगे, कालिंजर अभियान के दौरान यहाँ से गुजर रहा था, तो उन्होंने क्या है कि इसका नाम परिवर्तन कर दिया। पूछा जा सकता है वापस ये स्टेटमेंट, सालिमाबाद, क्या रखा, सालिमाबाद। तो इसका आंसर कौन सा होगा? शाहबाद का किला में कौन सी नवलबान तोप रखी हुई है, किसने निर्माण कराया, मुकुटमणि चौहान ने। शेरशाह सूरी ने क्या किया, इस कालिंजर अभियान के द्वारा इसका किले का, शाहबाद किले का सालिमाबाद नाम कर दिया। और उसके बाद में आप मांडलगढ़ किले के बारे में जानते होंगे। मांडलगढ़ किले के बारे में अपन तथ्य याद रखें तो मांडलगढ़ में हल्दीघाटी युद्ध से पहले मान सिंह ने यही रणनीति बनाई थी, बिल्कुल। और गागरोन, काली सिंध और आऊ नदियों के किनारे आप सबका फेवरेट जलदुर्ग के नाम से जाना जाता है। हिमउद्दीन की दरगाह है, ये याद रखें, हिमउद्दीन की संत हिमउद्दीन की दरगाह है। ये स्टेटमेंट अच्छा है। तो ये 3 स्कूल लेक्चरर ई, डी और ई। अगला है वो, ये अपन क्या है कि स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री सेकंड पेपर है, उसमें 20 से 25 प्रश्न पूछे हैं। वो प्रश्न भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं। उन प्रश्नों के अच्छे स्तर के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि उस मंगोल का नाम बताइए जिसने अमीर के प्रति वफादारी के कारण अलाउद्दीन के हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। बिल्कुल आप जानते होंगे, ये मोहब्बत शाह, एक तो मोहब्बत शाह था और एक कहबरू। ये मतलब अलाउद्दीन के सेनापति थे, मंगोल थे। ये नाराज होकर वहां से ये आगे थे, किसके पास में, अमीर के पास में, रणथंभौर आगे थे। और अमीर मांग कर रहा था इनको वापस दिया जाए। और यहाँ शरणागत की रक्षा हिंदू परंपरा की मतलब है वो पुराने संस्कार रहे, इस वजह से है वो। इसका आंसर तो ये होगा, मीर मोहब्बत शाह, पूरा नाम दिया है इन्होंने, मोहब्बत शाह। उसके बाद में इन्होंने नहीं दिए, इस वजह से 1299 और जो है वो अलाउद्दीन और जलालुद्दीन द्वारा आक्रमण किए गए। जिसके बाद में कहा जाता है कि मतलब अमीर के प्रति वफादारी कारण अलाउद्दीन ने हाथी के पैरों तले इनको कुचलवा दिया था, बिल्कुल। अगले प्रश्न, ये नवयुग एकेडमी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें आप। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राठौड़ नरेश मंडोर के प्रतिहारों से मंडोर किला दहेज प्राप्त किया? बहुत ही अच्छा। ये प्रतिहार देखो, ये चुंडा प्रतिहार शासक था कौन सा, आप जानते होंगे। प्रतिहार शासक था इंदा। उसने है वो अपनी बेटी है वो राजकुमारी की शादी चुंडा को दी और राजधानी है वो गिफ्ट दिया था, मतलब दहेज दिया था मंडोर। सबसे पहले राजधानी इससे पहले है वो कि राठौड़ों की राजधानी मेवानगर थी, मेवानगर। और चुंडा के समय सबसे पहले मंडोर हुई, चुंडा के समय मंडोर राजधानी हो गई थी, बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला बना, किस कछवा शासक ने मीणाओं को आमेर का अधिग्रहण दूसरे साम्राज्य मिला? दुल्हेरा, काकल, हुणत देव और पचवंत राय जी। देखिए दोस्तों, इसका आंसर काकल। तो इन्होंने क्या है कि इन्होंने दोस्तों बात रखे 1207 की बात है, कब की है, एक मिनट, 1207 की बात है। कौकिल देव नाम है पूरा। आरपीसी क्या है, आजकल बहुत सारे ऐसे नाम चेंज करके डाल रही है ताकि लोगों को कंफ्यूज किया जाए। काकिल देव पूरा नाम था, आप पता होगा। काकिल देव ने क्या है कि आमेर पर अधिकार किया, इसकी राजधानी भाई अंबिकेश्वर मंदिर बनाया। कौन सा? अंबिकेश्वर मंदिर। तो नाम काकिल देव है पूरा, इन्होंने काकल डाल के कंफ्यूज करने का काम किया है, आप याद रखें, वापस पूछा जा सकता है। अगला, हिंदू वाटी युद्ध संबंधित था जालोर के चौहानों से, रणथंभौर के चौहानों से, सांभर के चौहानों से, सिरोही के चौहानों से। तो दोस्तों ये तो आपको आंसर है वो रणथंभौर के चौहानों से। हिंदू घाटी का युद्ध आप जानते होंगे,
कि 1299 में, कब, अभी अपन डिस्कस किया था, 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर के ऊपर आक्रमण किया और सबसे पहले जाहिंद का दुर्ग जीत के हैं वो सबसे पहले उलूग और अल्फ खान, नुसरत खान, कौन, उलूग और अल्फ और नुसरत खान, ये तो पूछा हुआ कई बार, ये सेनापति किसके थे, अलाउद्दीन के। इधर कौन थे, भीम सिंह, किसके, भीम सिंह और धर्म सिंह, ये किसके सेनापति थे, ये थे अपने अमीर के। इनके बीच में आक्रमण हुआ, भीम सिंह की मृत्यु है वो भीम, ऐसा माना जाता है कि जाहिंद दुर्ग जीतने के बाद में है वो अलाउद्दीन की सेना आगे बढ़ रही थी और धर्म सिंह जी की धर्म सिंह नहीं, भीम सिंह की मृत्यु है वो हिंदू घाटी के में हुई थी। तो याद रखें हिंदू घाटी का संबंध कहाँ से है, रणथंभौर के चौहानों से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रश्न के बारे में आरपीएससी को बहुत ज्यादा ही लव है। कानड़देव प्रबंध के अनुसार विश्वासघाती दैया सेजवाल विक्रम का वध किसके द्वारा किया गया था। बिल्कुल ये एक छोड़ के एक एग्जाम में पूछा जा रहा है वापस, कभी तो इसका पूरा नाम पूछा जा रहा है, कभी राजा का नाम पूछा जा रहा है, कभी इसकी पत्नी के बारे में पूछा जा रहा है, कभी मतलब इसी के बारे में पूछा जा रहा है, कभी किले के बारे में पूछा जा रहा है। इसका इरादे तो आप जानते होंगे 1311 की बात है, अलाउद्दीन ने आक्रमण किया और ये दैया सेजवाल विक्रम इन्होंने पूरा नाम दिया। ये याद रखें पूरा नाम कहीं नहीं लिखा हुआ है, आरबीएससी की ये हिंदी ग्रंथ अकादमी में शायद लिख रखा है विक्रम दैया सेजवाल। इन्होंने विश्वासघात के थोड़े बहुत सोने के लिए, थोड़ा सोना प्राप्त करने के लिए इसने अपने राजा के साथ विश्वासघात करके वो किले का गुप्त दरवाजा बता दिया था। उसके बाद में है वो उसकी पत्नी थी हीरा ने ऐसे लिचड़ा आदमी को मार दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस शिलालेख में प्रतिहारों को गुर्जर नाम से संबोधित किया गया है। देखो ऐसे पहले तो एक तो अपन ने पिछली जो सीरीज या पहला वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ा था किसके बारे में, वैष्णव धर्म के बारे में, शिलालेखों के बारे में, वापस उसी प्रकार का प्रश्न। तो इससे आपको क्या है कि सीरीज से ये सीखने को मिलता है कि भाई प्रश्न ऐसे ही आएगा, हो सकता है वो पूछ लिया जाए दूसरों के बारे में, एक कठिन स्तर का टाइप का आएगा। देखो इसमें पूछा है कि इसमें प्रतिहारों को गुर्जर किस में कहा है, वो बताना है आपको। सबसे पहले तो इन्होंने मतलब ये पूछा है कि भाई मतलब ये पूछा है कि भाई नीलकुंठ, राधनपुर, देवली और करहाट। तो दोस्तों इसका है वो मतलब याद रखें ये इसका आंसर क्या होगा कि ये नीलकुंठ है वो किस समय का है, मंथान देव के समय का है, और कराड़, राधनपुर और देवली। तो दोस्तों इसका आंसर है वो देवली, राधनपुर और कराड़, इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न 7 नंबर प्रश्न, महाराणा प्रताप के मुख्य प्रधान के रूप में भामाशाह नियुक्त किसे हटाकर किया। बिल्कुल ही राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से ये प्रश्न उठाया है। आप आज से पहले आपने ये प्रश्न न ही तथ्य पढ़ा होगा। इसका आंसर रामा माना है। क्या माना है, रामा। रामा है वो पहले सेनापति, भामाशाह से पहले सेनापति को क्या थे, रामा थे। ध्यान रखें, रामा मुख्य प्रधान हटाकर और भामाशाह की नियुक्ति की। ठीक है, याद रखें, ये बहुत ही अच्छे प्रकार का प्रश्न है। ये हिस्ट्री में पूछा हुआ, वापस रिपीट होने की संभावना है पूरी। और उसी इस लाइन के नीचे ही दे रखा है कि रागमाला जो ग्रंथ है वो निसारुद्दीन, वो निसार या निसारुद्दीन, हिंदी ग्रंथ में ये 3 नाम लिख रखे हैं, वो प्रताप के समय थे। निसारुद्दीन या निसार, कंफ्यूज ना हो आप, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ ये कंफ्यूज हो सकता है। निसार दे के पूछा जा सकता है कि प्रताप के समय रागमाला का चित्रण किसने किया, तो ये निसार है, ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अजमेर के क्षेत्र में किस शक सत्रप के सिक्के प्राप्त हुए, रुद्रदामन के, चष्टन के, नहपान के, मावेज के। तो दोस्तों इसके बारे में आरपीसी ने जब तक आंसर नहीं बताया, पहले तो कई चष्टन के भी बता रहे थे, लेकिन इसने आरपीसी ने फाइनल प्रोविजनल आंसर की में नहपान के सिक्के माने। तो ध्यान रखें, कुछ में चष्टन भी दे रखा है, लेकिन आरपीसी ने नहपान आंसर माना है। तो ध्यान रखें, शक सत्रप नहपान के सिक्के हैं वो अजमेर क्षेत्र में प्राप्त हुए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वो 1857 के विद्रोह के दौरान भरतपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था। बिल्कुल बहुत ही अच्छे स्तर का है। सबसे पहला दे रखा है कि भाई इडन, बिल्कुल आप इडन के बारे में, जयपुर का था, आपको पता होगा, बहुत ही आसान स्तर का है। जेडी हॉल सिरोही का था, ये पूछा जा सकता है वापस, मुझे ऐसा लगता है सिरोही का जेडी हॉल था। मॉरिसन कहाँ का था, मॉरिसन भरतपुर का था। कहाँ का था, भरतपुर का था। प्रश्न में यही पूछा हुआ है, इसका आंसर तो ये हो जाएगा। पायलट ऐसा कोई सेनापति था नहीं। आप और याद रख सकते हो, जैसे बर्टन कहाँ का था, आपको पता होगा, ये बहुत ही प्रारंभिक स्तर का है, पहले पढ़ा होगा। बर्टन कोटा का था। और जोधपुर का कौन था, मैकमोसन था। जोधपुर का कौन था, मैकमोसन था। उदयपुर का कौन था, सावर्स था। याद रखें, उदयपुर का सावर्स, बर्टन कोटा का, मैकमोसन जोधपुर का, मॉरिसन भरतपुर का, जेडी हॉल सिरोही का था, विलियम इडन जयपुर। सिरोही वाले के बारे में याद रखें आप, जेडी हॉल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न, देवली सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई। देखो ये दोस्तों देवली सैनिक छावनी के बारे में ये ऐसा कहा जाता है
एक मिनट, इसका कैसा कहा जाता है कि 1855 ईस्वी में देवली हुई थी, और मतलब ये 1857 की क्रांति में आप जानते होंगे कि नीमच ने विद्रोह किया था, नीमच वालों ने 3 जून को उसके साथ जुड़ गए थे, ये भी याद रखें। 3 जून वाले नीमच विद्रोह में देवली वाले जुड़ गए थे और इसकी स्थापना 1855 में हुई थी, याद रखें। वापस तथ्य पूछा जा सकता है, इसमें बाकी व्याख्या जैसा कुछ नहीं है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रकार का है, निम्न सूची और 1-2 को मिलाइए। सबसे पहले तो इन्होंने पूछा है कि दूध व खारा का मतलब संबंध पूछा है। दूध व खारा के बारे में ऐसा माना जाता है, दूध व खारा किसान आंदोलन है, कहाँ से है, एक मिनट, दूध व खारा है किसान आंदोलन कहाँ से है, बीकानेर से, बीकानेर से है। कब हुआ ये याद रखें, 1944 में। ये बहुत सारे 2-3 एग्जाम में पूछा है, दूध व खारा किसान आंदोलन, ध्यान रखें। उसके बाद में रायसिंह नगर घटना वापस पूछी हुई है, देख लो आप, आपको लग रहा होगा। रायसिंह बीरबल के बारे में कब, 1 जुलाई 1946। उसके बाद में उदासर किसान आंदोलन, बिल्कुल 1937 का है। उदासर किसान आंदोलन कब का है, 1937 का। इसके जीवन चौधरी इससे संबंधित थे, ये अलग प्रकार का तथ्य आप नोट्स में ऐड करें आपके। उदासर किसान आंदोलन किसने, जीवन चौधरी से। वापस यहाँ से पुटअप कर सकते हैं प्रश्न। उसके बाद में डाबी हत्याकांड, नानक जी भील, आप जानते होंगे डाबी है वो कब हुआ था, 2/4/1923, याद रखें ये तथ्य, 2/4/1923। इकराम हुसैन ने फायरिंग कर दी थी, नानक जी और देवीलाल गुजर शहीद हो गए थे, 2/4/1923 की बात है, बिल्कुल इसमें जो भी आप मिला लेना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1873 में किस राजपूत शासक अकबर द्वारा मिर्जा बधुओं को विद्रोह दबाने के लिए मालवा भेजा था, दोस्तों तो दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न 58 नंबर है कि 1573 में किस राजपूत शासक को अकबर द्वारा मिर्जा बधुओं को विद्रोह दबाने के लिए मालवा भेजा गया, आमेर के मान सिंह, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राय सिंह, मारवाड़ जसवंत सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर तो बीकानेर के राय सिंह होगा। आप जानते होंगे बीकानेर काठोली नामक स्थान पर राय सिंह है वो चंद्रसेन और सुल्तान के विरुद्ध भी अभियान किया, ये याद रखें, तथ्य पूछा जा सकता है। किस विरुद्ध, सुल्तान के विरुद्ध। और जोधपुर का प्रशासक भी नियुक्त किया इन्होंने, अकबर ने। तो जोधपुर का प्रशासक, चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान, सुल्तान के विरुद्ध अभियान, बीकानेर के राय सिंह इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है कि सरनाल के युद्ध में कारण किस विशेष ख्याति मिली, कछवा युवराज मान सिंह, बीकानेर के शासक राय सिंह, कछवा शासक मिर्जा राजा जय सिंह, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह प्रथम। तो दोस्तों इसका आंसर 1 नंबर, कछवा शासक मान सिंह। ऐसा माना जाता है कि 12 वर्ष की अवस्था में मान सिंह इस युद्ध में गए थे अपने पिताजी के साथ में, गुजरात के अभियानों में अग्रभाग का नेतृत्व किया। इनके नेतृत्व से अकबर है वो प्रसिद्धि मतलब इनको प्रमोशन भी किया था, ऐसा माना जाता है। सरनाल के युद्ध में इस वजह से चर्चित रहा। अगला प्रश्न है वो जसवंत सिंह के बारे में, बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं। जसवंत सिंह के बारे में है कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए विकल्पों को सही स्टेटमेंट बारे। पहला स्टेटमेंट दिया, इनका शासनकाल 1628 से 1678 तक था। बिल्कुल यहाँ इन्होंने क्या है कि गलती की है, 1638 से 78 है। कब है, 1638 से 78। देखो आप कितने बारीक स्तर पर हैं वो ये स्टेटमेंट मतलब तथ्य याद करने के लिए कह रहे हैं कि आप ऐसे तथ्यों को याद रखें बिल्कुल। अगला है कि धर्मत के युद्ध में इसे औरंगजेब के हाथों से पराजय का सामना करना। ऐसा माना जाता है कि 12 वर्ष से किसके बीच में युद्ध, आपको पता होगा, 1 मिनट, 12 वर्ष से औरंगजेब के बीच में ये धर्मत का युद्ध हो रहा था। धर्मत के युद्ध में है वो मतलब कासिम खां और जसवंत सिंह दारा के सेनापति थे। ऐसा माना जाता है कि कासिम खां ने विश्वासघात कर लिया और उसके बाद में है वो मतलब जसवंत सिंह पराजित हुए और जसवंत सिंह वापस आए। आपको ये किले के दरवाजे बंद कर दिए थे आड़ी रानी ने, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद में औरंगजेब ने इसे 1659 में गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। बिल्कुल खजुआ इसके बाद में अपन एक ये तो पहले तो था मतलब है वो मतलब उसके बाद पहला धर्मत का, उसके बाद में खजुआ का युद्ध में भी है वो अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध थे। उसके बाद में जयपुर के राजा थे मिर्जा राजा जय सिंह। कौन थे, मिर्जा राजा जय सिंह। इन्होंने ऐसा माना जाता है कि जसवंत सिंह को मतलब औरंगजेब के करीब लाने में सहरे भूमिका निभाई थी और मध्यस्थता करवा के फिर इन्होंने को मतलब है वो जसवंत सिंह को मतलब विरोध होते हुए फिर इनके बीच में समझौता करवाया मिर्जा राजा जय सिंह की मध्यस्थता से। फिर इनको है वो काबुल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। ऐसा माना जाता है औरंगजेब द्वारा काबुल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। फिर 1673 में ही वहाँ काबुल में इनकी है वो जमरूद के थाने नामक मतलब 1678 में है वो इनकी मृत्यु हो जाती है काबुल जमरूद के थाने में ही वहीं। तो इसका मतलब है वो बी और सी सही है और ए गलत है, बी और सी सही है और इसका आंसर है वो 2 होगा।
तो दोस्तों इस सीरीज का यही है वो एंड करते हैं। हमारे नवयुग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जुड़िए। हम इस पीडीएफ को शेयर कर देंगे वहां से, सही आंसर सटीक आंसर लगा के। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और भी कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आकर हमारे हैं वो सुझाव आप दे सकते हैं। और नमस्कार। ये पहले प्रश्न आ चुका है, अपने डिस्कस किया, पहला या दूसरा प्रश्न ही था। तो इसका प्रश्न है वो